हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पिछले वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जैसे पता है, हमने द लास्ट लेसन का पार्ट फर्स्ट हमने बहुत अच्छे तरह से कंप्लीट किया। अब उसका पार्ट सेकंड और लास्ट पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो जहाँ हमने छोड़ा था वहीं से हम शुरू करते हैं। अब आपको पता है कि एम हेमल सर उन बच्चों की क्लास ले रहे थे जिसमें विलेजर्स भी बैठे थे। वो एक एक करके चीज़ों को पढ़ा रहे थे। फ्रेंच भाषा का जितना हो सके वो लास्ट लेसन के रूप में उनको ज्ञान दे रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि वो एक स्ट्रोक में सारा ज्ञान दे देंगे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग। तो फ्रेंच बताता है, या जो राइटर है वो बताते हैं फ्रेंच के थ्रू। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद में वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हमारा लेसन स्टार्ट हुआ राइटिंग के लिए। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। उस दिन जो मिस्टर एम हेमल थे वो हमारे लिए नई कॉपीज लाए थे, कॉपी लाए थे, रजिस्टर लाए थे। रिटर्न इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जिसपे बहुत ही ब्यूटीफुल सुंदर हाथों से लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। तो जो कॉपीज थी उनके ऊपर लिखा हुआ था फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। तो हमसे ये बात पता चलती है कि हमको ये तो पता है कि जो दो डिस्ट्रिक्ट फ्रांस के थे, एक अल्सेस एक लोरेन, जर्मन हाथों में चले गए थे। जर्मन ने उसको कैप्चर कर लिया था, जीत लिया था। लेकिन हमको इस बात से ये पता चलता है कि जो फ्रेंच था, या जो एम हेमल सर थे, जो स्कूल थी वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में थी, तो वो अल्सेस डिस्ट्रिक्ट में थी। दे लुक्ड लाइक ए लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। और जो कॉपीज थी जिस पर फ्रांस अल्सेस लिखा हुआ था, दे लुक्ड लाइक ए लिटिल फ्लैग, वो छोटे ध्वज की तरह लग रही थी। फ्लोटिंग एवरीवेयर, फ्लोटिंग का लहराना हो रहा, फिरना हो रहा, एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, कि वो स्कूल के प्रत्येक कमरे में वो एक झंडे की तरह फैले थे, क्योंकि उस पर फ्रांस का झंडा वगैरह फ्रांस अल्सेस लिखा हुआ था। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ हर डेस्क, और वो लटके हुए थे रोड, रोड यानी जो छड़ी थी उसके टॉप पे, डेस्क के ऊपर से, यानी एक डेस्क से दूसरे डेस्क पे ऐसे। आगे देखिए, यू ओ टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट। अब बात होती है यू ओ टू, आपको चाहिए कि हैव सीन, आपने देखा हो, एवरी वन सेट टू वर्क, कि हर आदमी को काम करना पड़ता है। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितनी शांति थी। यानी कहने का मतलब है कि आप लोगों ने अब तक फ्रांस की जो भाषा थी, फ्रेंच भाषा, उसको नहीं सीखा। अब एक दिन में आप सीखना चाहते हो, काम करना चाहते हो। तो इस बात को सुनकर सारे लोग शांत थे। द ओनली साउंड वाज स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। जब लोग, अब राइटिंग का लेसन शुरू हो गया तो सभी लोग लिख रहे थे। इतनी शांति थी कि जो पेज पर बच्चे पेन से लिख रहे थे उसकी भी आवाज़, स्क्रैचिंग की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वन सम बीटल्स फ्लू इन, बीटल्स होते कीट पतंगे, बीटल्स में कीट पतंगे, कुछ बीटल्स कीट पतंगे वहां पर उड़ रहे थे। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी भी आदमी ने अटेंशन नहीं दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया। जनरली ये होता है कि कोई मच्छर वगैरह कीट पतंगे अगर क्लास में आ जाएं तो बच्चे ध्यान होकर उसको देखने लगते हैं, लेकिन बच्चों ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनको पढ़ाई पर, अपने लास्ट लेसन पर ध्यान दे रहे थे। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन में छोटे बच्चों ने भी, हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, और जो हु वर्क राइट, वो काम कर रहे थे किस चीज़ पर? ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, मतलब मछली के कांटे बनाने की, जो उनकी कॉपीज होती है ना बच्चों की पेंटिंग वाली, उस पर मतलब फिश के कांटे बनाने के लिए उस पर काम कर रहे थे। उन बच्चों ने भी उन कीट पतंगों पर ध्यान नहीं दिया। एज इफ दैट वाज फ्रेंच, क्योंकि ये सब फ्रेंच के लिए था। ऑन द रूफ, छत पे, द पिजन्स, कबूतर, कूड वेरी लो, कूड मतलब वो अपनी आवाज़ निकाले, कू कू आवाज़, जो आवाज़ होती है वो निकाल रहे थे, वेरी लो, बहुत धीमी धीमी। तो ऐसा उनके धीमी धीमी आवाज़ सुनकर फ्रेंच सोचता है, फ्रेंच क्या सोचता, एंड आई थॉट, मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, ये मैंने खुद से ही सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन, क्या जर्मनी वाले लोग कबूतरों को भी जर्मनी में गाने के लिए कहेंगे? जैसे हम एरिया के लोग हैं, अल्सेस लोरेन के लोग हैं, यहाँ पर उन्होंने जर्मन भाषा थोप दी है हम पे,
कि इन लोगों को जर्मन ही पढ़ाई जाए, तो क्या ये जो कबूतर हैं, पिजन्स हैं, इनको भी जर्मन लैंग्वेज में गाने के लिए कहेंगे? Whenever I looked up from my writing, अब जब मैंने ऊपर देखा, मतलब लिखते लिखते ऊपर देखा, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. अब देखिए, जैसे ही फ्रेंड लिख रहा था, लिखते लिखते उसने ऊपर देखा, आई सा एम एम, मैंने देखा एम हेमल सर को सिटिंग मोशनलेस, मोशनलेस यानी गतिहीन, बैठे थे तो गति वैसे भी नहीं थी, बस एक चीज पे ध्यान टिका रखा था, जैसे इन ही चेयर, अपनी चेयर पे बैठे थे, गेजिंग घूर रहे थे, एक ध्यान लगा रहे थे, फर्स्ट एट वन थिंग, पहले एक चीज पे, देन एट अनदर, फिर दूसरी चीज भी, एज इफ, ऐसा मानो, ही वांटेड टू फिक्स, वो फिक्स कर रहे हों, क्या फिक्स कर रहे हो, इन हिज माइंड, अपने दिमाग में, हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट स्कूल रूम, कि सारी चीज़ें स्कूल रूम में कैसी हैं, मतलब वो हर चीज़ की एक इमेज को अपने माइंड में कैप्चर कर रहे थे। फैंसी, फैंसी मतलब वैसे नहीं, इसमें हमारा जरा सोचो, ध्यान दो, फॉर 40 ईयर्स, 40 साल तक, ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, वो 40 साल तक उसी स्थान पे था, किसमें, विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, कि उसकी खिड़की के बाहर गार्डन था, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके सामने क्या थी, उसकी क्लास थी, यानी 40 साल से वह एक ही रूटीन में काम कर रहा था, स्कूल में पढ़ाने का, साथ में गार्डनिंग का, जस्ट लाइक दैट, उसकी तरह, ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन वर्न स्मूथ, यानी कि उसी की तरह जो डेस्क और जो बेंचेस थे वो भी वॉर्न हो चुके थे, घिसके स्मूथ हो चुके थे, नरम हो चुके थे, स्मूथ का मतलब नरम नहीं, चिकना चिकना हो चुके थे। द वॉलनट ट्रीज, तो वॉलनट के ट्रीज हैं इन द गार्डन वर टॉलर, वो क्या हो चुके थे, वॉलनट ट्रीज भी के जो गार्डन थे वो भी क्या हो चुके थे, टॉलर हो चुके थे। एंड द होप वाइन, होप वाइन होती है बेल, बेल, बेल तो पेड़ की बेल, बेल होती है ना, कोई फूलों की बेल, किसी की करेले की, घिया की, ऐसे वो, और किसी की होगी, जो बेल थी, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जो उन्होंने लगाई थी, ट्विंड अबाउट द विंडोज, ट्विंड होना लपेटना, लपेट चुकी थी, अबाउट द विंडोज, खिड़की तक, टू द रूफ, यानी छत पर जो खिड़की लगी हुई थी वहां तक वो बढ़ चुकी थी, यानी कहने का मतलब है कि उन्होंने गार्डन और स्कूल में पूरा ध्यान दिया था, हर चीज उनका प्रेम थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, और अब उनका दिल टूट चुका है, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन, उसका दिल टूट चुका है, हिज हार्ट टू लीव, क्योंकि वो सब इनको छोड़ना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें जो उन्होंने की थी, ये सारी चीज़ें उनको यहीं छोड़नी पड़ी। पुअर मैन, बेचारा आदमी, टू हियर हिज सिस्टर, अब ऊपर से कोई आवाज़ आ रही है, टू हियर हिज सिस्टर, उसकी सिस्टर की आवाज़ है, मूविंग अबाउट इन द रूम, कमरे में इधर उधर जाती हुई की, एंड पैकिंग, पैक कर रही थी, देयर ट्रंक्स, ट्रंक जैसे अपने बैग होते हैं ना, पहले बड़े बड़े लोग की संदूक टाइप होती थी, उनको ट्रंक्स, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री, क्योंकि उसको देश को अगले ही दिन छोड़ना था, मतलब क्योंकि देश ही हो गया अब, क्योंकि वह जर्मन हैंड में हाथों में चला गया था ना, उन दो डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के कहीं पे जाना था, सॉरी। अब देखिए, बट ही हैड द करीज, करीज होना, करीज का मतलब होता है साहस, लेकिन उसमें साहस था, टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, उसमें पूरा साहस था, टू हियर सुनने का, क्या, एवरी लेसन टू द वेरी, कि आखिर तक सारे लेसन को सुनने का उसमें साहस था। आफ्टर द राइटिंग, राइटिंग के बाद में, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, उसके बाद में हमारा हिस्ट्री का एक लेसन होता है। एंड देन द बेबी चैंटेड, जो छोटे बच्चे थे उन्होंने चैंट किया, गाया, क्या गया, डियर बा बेबी वो बू, ये उनका कोई सॉन्ग होगा, जैसे अपने बच्चे, छोटे बच्चे नहीं कहते ए आ ई ऊ, जैसे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड होसर हैड पुट ऑन, पुट ऑन का अर्थ होता है पहनना। देखिए, मैं आपको पहले ही बताया था, आपके कई फ्रेजल वर्ब लगती हैं, जिसमें से एक स्पेशल फ्रेजल वर्ब है पुट, पुट में अलग अलग है, तो पहले पुट ऑन अभी आया है, जैसे उसका अर्थ होता है पहनना, एक उससे पहले आई थी पुट अप, पुट अप का अर्थ होता है लगाना, और पुट ऑन पहले भी आ चुका है, पुट ऑन, ठीक है। तो ये जो फ्रेजल वर्ब है, आप उन चीज़ों को ध्यान रखना। एक आई थी पुट ऑफ, पुट ऑफ होता है स्थगित करना, पुट ऑफ स्थगित करना, पुट ऑन पहनना,
और पुट आप कोई चीज़ को लगाना, प्रस्तुत करना, ठीक है, इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे। तो जो ओल्ड होसर वहाँ पर बैठा था, आपको याद हो पहले, उसने पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स, उसने अपने जो ग्लासेस थे, चश्मे थे, स्पेक्टेकल्स थे, उनको पहना। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, जो अपनी प्राइमर थी, जो अपने पुराने उसको लपेटे हुए जो पुराने कागज़ थे, उसको जब हम तख्ती टाइप बोलते हैं, तख्ती के जैसे थे, इन बोथ हैंड, अपने दोनों हाथों में, सॉरी, इन अपने दोनों हाथों में उसको पकड़ा। स्पेल द लेटर्स विद दैम, और एक एक शब्दों को स्पेल किया, एक एक सॉरी अक्षरों को उसने स्पेल किया। यू कुड सी दैट ही वॉज टू वॉच कर, वह भी रो रहा था, यानी सारे बच्चे रो रहे थे क्योंकि सबको दुख था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, ट्रेम्बल्ड होते हैं कांपना, विद इमोशन, भाव के साथ उसकी जो आवाज़ थी वो कांप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर, और जो उसकी आवाज़ कांप रही थी छोटे बच्चों के लिए तो वो भी हंसी का पात्र बनता, कि बच्चों के लिए फनी टू हियर, ये सुनना उन बच्चों के लिए क्या था, फनी चीज़ थी। दैट ही वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, लेकिन हम सभी चाहते थे कि हम हंसे एंड क्राई और रोएं। हाउ वेल आई रिमेंबर इट द लास्ट, कैसे मैं इस लेस्ट लेसन को याद रखूंगा, क्योंकि सबके लिए बहुत पीड़ादायक थी। अपने घर को छोड़ के जाना, अल्सेस उनका घर ही हो गया, स्कूल जो भी जगह थी उनको छोड़ के जाना टीचर के लिए बहुत दुखदायक चीज़ थी, जहाँ पर उसकी हर भावनाएं जुड़ी हुई हैं। जहाँ पर हम 10 दिन रह लेते हैं वहाँ पर भावनाएं जुड़ जाती हैं, ये तो 40 साल वहाँ पर रहे थे। आगे देखिए, ऑल एट वंस, ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और तभी चर्च की घंटी बजती है, स्ट्राइक 12 यानी घंटी में, घड़ी में, सॉरी, घड़ी में 12 बज गए थे। देन द एंजलस, एंजलस होती है तो दोपहर की उनकी प्रार्थना होती है ना चर्च की, एंजल्स, प्रार्थना सभा शुरू हुई। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियंस, जो अभी शुरुआत में आपने देखा हो, जो हमको बताया गया था कि जो पर्शियन सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे सो मिल के पास, जो आरा मशीन थी, सो मिल, SAWMILL, सो मिल, जो आरा मशीन के पीछे जो खुला मैदान था वहाँ पर पर्शियन सोल्जर्स जो मार्च कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे, वहाँ से वो जो ट्रम्पेट्स, ट्रम्पेट्स होती है एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है जो शहनाई की तरह का ही होता है, तुरई जैसे आपने शादी में देखा होगा, बैंड बाजे वाले लोग रखते हैं ना, पौ 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 पौ, वो वाला टाइप। एंड द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, तो जो ट्रम्पेट बजना कब, जो पर्शियन सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग से लौट रहे थे, साउंडेड अंडर आवर विंडो, जहाँ पर स्कूल थी उसके विंडो के पास से। एम हेमल स्टूड अप, और एम हेमल क्या हो गए, खड़े हो गए। सॉरी, वेट, वेट फॉर 1 मिनट, वी विल बी बैक। हेलो स्टूडेंट, वो थोड़ा सा ग्लिच आ गया था, बैक हो गया था, तो हम वापस उस चीज़ पे आ चुके हैं। दोबारा पढ़ता हूँ, ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और अचानक से घड़ी में, जो चर्च की घड़ी थी उसमें 12 बजी। देन द एंजलस, और प्रार्थना की घंटी थी जो एंजलस की वो शुरू हुई, मतलब प्रार्थना शुरू हुई वहाँ पर। एंड द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रुशियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो प्रुशियन सोल्जर्स थे जो ड्रिलिंग से लौट रहे थे, वो उसी समय उनकी जो ट्रम्पेट सा वाद्य यंत्र था वो बजा। साउंडेड अंडर आवर विंडो, और कहाँ बजा, हमारी खिड़की के नीचे से, मतलब जो खिड़की थी स्कूल की उसके पास है। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हो गए। वेरी पेल, बहुत पीले दिखाई दे रहे थे। इन हिज चेयर, अपनी चेयर से खड़े हो गए। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मैंने उनको कभी इतना लंबा नहीं देखा। लंबा का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि हाइट से, यानी इतने 40 साल की उम्र में, या जितने भी फ्रेंड ने देखा, फ्रेंड्स की बात की जाए तो, या जितना भी राइटर ने देखा, वो कभी भी इतने उदास, मुरझाए हुए, दुखी, मेलंकली, सैड नहीं दिखाई दी। अब उनको यहाँ से जाना था इसलिए वो दुखी दे रहे थे, कहने का मतलब इतने टाल दिखाई दे रहे थे। माई फ्रेंड्स सैड ही, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, उन्होंने कहा आई, आई, लेकिन आगे बोल नहीं पाए। बट समथिंग चौकड हिम, चौकड गला जाम कर देना, जाम हो गया उनका, गला रुक गया।
ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे नहीं, गो ऑन का मतलब होता है आगे बढ़ना, आगे बोलना, आगे चलना, वो आगे नहीं जा सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ी। टुक ए पीस ऑफ चौक, चौक का एक पीस उठाया, एंड बियरिंग ऑल विद हिज माइटी, बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइटी का अर्थ होता है अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करते हुए। माइट होता है ताकत को, बियरिंग ऑन ऑल विद ऑल हिज मतलब अपनी जो पूरी ताकत थी उनको इकट्ठा किया। ही रोट, क्या लिखा, एज लार्ज एज ही कुड, जितना बड़ा वो लिख सकते थे, वाइवा ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, वाइवा ला फ्रांस यानी फ्रांस जिंदा रहे, यानी जिंदाबाद रहे। देन ही स्टॉप्ड, और वो फिर बाद में रुक गए। एंड लीन्ड, लीन्ड का होता है झुकना, सटकर खड़े हो गए, मतलब वैसे तो झुकना, लेकिन जो दीवार थी उसके पास सटके खड़े हो गए। हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और दीवार के अगेंस्ट में अपना वॉल का उन्होंने रखा। एंड विदाउट ए वर्ड, और कोई भी शब्द उन्होंने नहीं कहा। ही मेड ए गेस्चर, उन्होंने केवल एक गेस्चर किया, गेस्चर का मतलब इशारा किया, संकेत दिया। अस, हमको, विद हिज हैंड, अपने हाथों से। स्कूल डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल ख़त्म हो चुकी है, तुम जा सकते हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। तो ये अपना चैप्टर था द लास्ट लेसन, इनको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। जितना हो सका मैंने वर्ड्स के एक्सप्लेनेशन में, वर्ड्स के मीनिंग बताने में आपको बहुत अच्छा प्रयास किया। हो सकता है कुछ मीनिंग में या आपको प्रॉब्लम लगी हो तो आप मुझको कमेंट कर सकते हो, उसका मैं बहुत अच्छे से आपको जवाब दूंगा। अब हम जल्दी ही मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें इसके क्वेश्चन आंसर मिलेंगे आपको, और नेक्स्ट चैप्टर की भी हम आगे बढ़ेंगे। तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।